चुनावी चर्चा का आज का यह वीडियो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में। मतलब कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किस कंस्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव लड़ा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था, उसमें पंडित नेहरू इलाहाबाद के पास फूलपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अपने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कुल 3 चुनाव लड़े थे और तीनों ही चुनाव उन्होंने फूलपुर से लड़ा और भारी बहुमत से वो जीते थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उससे पहले ही जो 1962 के चुनाव में उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो विजयी हुए थे। और 64 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और 66 में उनकी भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में चुनी गई। और जब वो इस पद पे नियुक्त की गई, उस वक्त वो राज्यसभा की सदस्य थी। और जब उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ, तब उन्होंने रायबरेली को अपना लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी चुना और वहाँ से वो विजयी हुई थी। लेकिन 1980 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मेंढक एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से जीती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे मोरारजी देसाई। इमरजेंसी के बाद जो एक देश में गुस्से का माहौल था, उसमें कांग्रेस जो थी वो बुरी तरीके से पराजित हुई। और कांग्रेस के अपोजिट जो एक अलायंस था, जो कि 2-3 पार्टियों को मिलाकर वो एक पार्टी का गठन किया गया था, जनता पार्टी, उसका नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। तो जब इस जनता पार्टी ने सरकार बनाया तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और मोरारजी देसाई जो थे वो गुजरात के सूरत से लोकसभा के एमपी के रूप में चुनकर आए थे। फिर लेकिन यह मोरारजी देसाई ज़्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए और कुछ ही महीनों बाद उन्हें इस पद से रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। और चौधरी चरण सिंह जो थे वो यूपी के बागपत लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर आए थे। तो बागपत भी जो है वो एक समय में एक भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र रह चुका है। फिर उसके बाद फिर यह सरकार 5 साल तक नहीं चल पाई और फिर से चुनाव हुआ 1980 में, और जिसमें फिर से इंदिरा गांधी जो थी वो भारी बहुमत से वो जीत कर आई और उन्होंने सरकार का गठन किया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंढक से इस बार वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन 1984 में प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उनको अपने ही बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या की थी। फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद फिर से जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें कांग्रेस को एक भारी बहुमत से, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत जो था वो कांग्रेस लेकर आई थी। और इस बार जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के ही लोकसभा क्षेत्र अमेठी को अपना चुनाव क्षेत्र चुना और वहाँ से वो विजयी हुए। जो यहाँ पे एक और बात बताना ज़रूरी है कि अमेठी किसी समय में उनके राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी का चुनाव क्षेत्र रह चुका था। फिर बाद 1989 में जब चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस जो थी वो पराजित होती है और यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक अलायंस गवर्नमेंट अलायंस, मतलब कई पार्टियों का एक संगठन था, एक अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस, वो सत्ता में आता है और उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर से वो लोकसभा के लिए चुनकर आए थे। तो फतेहपुर भी किसी समय में प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र रह चुका है। फतेहपुर भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बहुत समय तक सत्ता में बने नहीं रह पाए और बीजेपी जो कि उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उसने उनसे सपोर्ट वापस ले लिया और जिसकी वजह से सरकार गिर गई। और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चंद्रशेखर जो कि अपने समय के एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी ज़माने में वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। तो बीपी सिंह के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर का चुनाव क्षेत्र था बलिया जो कि यूपी में ही स्थित है। चंद्रशेखर के बाद फिर से चुनाव जब हुआ, क्योंकि ये चंद्रशेखर भी ज़्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए और कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से मध्यावधि चुनाव
मिड टर्म इलेक्शन फिर से हुआ और इस इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और उसके बाद जितने भी चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को जीत मिलती है और कांग्रेस बहुमत से के काफ़ी करीब पहुंच जाती है और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। अब पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आंध्र प्रदेश से थे और पहली बार ऐसा हुआ था जब साउथ के किसी राज्य से का कोई नेता जो था वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया था, मतलब पार्टी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया था। और नरसिम्हा राव का जो नेतृत्व जो लोकसभा क्षेत्र था वो था नांदयाल से नरसिम्हा राव लोकसभा के लिए चुने गए थे। नरसिम्हा राव के बाद फिर जब उनका टर्म पूरा होता है, फिर से जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो फिर से किसी भी पार्टी या फिर मतलब जो भी संगठन था, जो पॉलिटिकल अलायंस था, उसको नहीं मिलता है फुल मेजोरिटी और फिर उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल कुछ महीनों के लिए ये दोनों प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन ना तो देवगौड़ा और ना ही इंद्र कुमार गुजराल किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे, बल्कि ये दोनों ही राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर, मतलब राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। और इंद्र कुमार गुजराल जो था वो बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे, वहीं एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंद्र कुमार के माध्यम से ही पहली बार बिहार को प्राइम मिनिस्टर के किसी प्राइम मिनिस्टर ने बिहार का नेतृत्व किया था, भले ही वो लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में। तो ये हुआ। फिर उसके बाद ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और फिर आम चुनाव होता है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के को उन्होंने लीड किया था और हालांकि वाजपेयी जी जो थे वो मध्य प्रदेश से थे ओरिजिनली, लेकिन उन्होंने लखनऊ को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया और वहाँ से चुनकर आए और वो 3 बार प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2004 में फिर से जब चुनाव होता है, मतलब टर्म पूरा होने के बाद, तो इस बार बीजेपी हारती है और कांग्रेस को बहुमत मिलता है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री जो थे वो किसी लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो राज्यसभा का कंस्टिट्यूंसी था वो असम में था। जैसा कि पीछे हमने देखा कि इंद्र कुमार गुजराल बिहार से चुन के आए थे, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से, वहीं जो मनमोहन सिंह थे वो असम से चुनकर आए थे राज्यसभा के लिए। और अगले 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। और 2014 में एक बार फिर कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीतती है। और इस बार जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पहले लोकसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, वडनगर और वाराणसी। लेकिन अपने गुजरात से उन्होंने गुजरात के अपने लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वाराणसी को कंटिन्यू किया अपने। और फिर उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जो थी वो प्रचंड बहुमत के साथ वापस सत्ता में आती है। और इस बार भी नरेंद्र मोदी जो थे वो वाराणसी का ही नेतृत्व को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में। अब हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में खड़े हैं और इस बार फिर से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो वाराणसी को उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र चुना है। और अब देखते हैं कि उनका जो एक विजय रथ जो 2014 से चल पड़ा है वो आगे बढ़ता है या फिर यहीं पे रुक जाता है। तो ये सारी बातें थी प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी है कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री मतलब जनता जो है वो प्रधानमंत्री नहीं चुनती, जनता जो है वो सांसद चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है। और जिस पार्टी को भी बहुमत मिलता है उस पार्टी के जो सांसद होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री बनता है। प्राइम मिनिस्टर से जुड़े कुछ और ख़ास बातें बता देती हूँ कि अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। 3 बार वो लोकसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने सरकार का गठन किया और इससे पहले भी मतलब आम चुनाव से पहले भी 1947 से ही वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। उसके बाद मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने भी 10 साल तक वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी 10 साल तक पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और अगर वो इस बार जीतते हैं तो वो इंदिरा गांधी का ही नहीं बल्कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। मतलब इस सेंस में तोड़ सकते हैं कि 1952 से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री मोदी इस बार तोड़ सकते हैं अगर वो विजयी होते हैं तो।
तो ये बातें थी प्रधानमंत्री और उनकी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में चुनावी चर्चा का एक नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।